एस्ट्रोलॉजी की बात आचार्य लवकुश जी के साथ। स्वागत है आचार्य जी आपका इस शो में और साझा न्यूज में। धन्यवाद। नमस्कार। का भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी आज हम चर्चा करेंगे वास्तु पर कि वास्तु हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है, वास्तु होता क्या है, वास्तु के बारे में आज दर्शकों को हम बताएंगे। क्योंकि जब भी हम कभी किसी नए घर की शुरुआत करते हैं या नया नया घर खरीदते हैं तो सबसे पहले आप बनाते हैं तो उसमें वास्तु का एक विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि किस दिशा में क्या रखा जाए, किस दिशा में क्या बनाया जाए। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी हमें आचार्य जी अच्छे से देंगे। आचार्य जी सबसे पहले हम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वास्तु होता क्या है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि वास्तु है, लेकिन वास्तु है क्या, क्या होते हैं ये वास्तु? जी जी पूजा जी, आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा लिया है। मैं बताना चाहूँगा कि वास्तु एक वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाता है। जैसे जिस प्रकार से गणेश जी को वरदान है कि सबसे पहले उन्हीं का पूजन होना चाहिए, उसी प्रकार से घर का इंडस्ट्रियल का, ऑफिस का या मंदिर का वास्तु में एक वास्तु पुरुष हुए थे। उन्हें वरदान था कि आप जैसे भी कोई जातक अपने घर की छत बन जाएगी तो उसमें वास्तु पुरुष का निवास हो जाएगा। और यदि वह जातक घर के वास्तु के नियमों का, वास्तु के पुरुष के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उनका फॉलो करेगा तो अपना अत्यंत जीवन सुखी यापन करेगा। नहीं तो लाइफ में संघर्ष भी कर सकता है, चाहे उसे कुंडली में कितने ही अच्छे योग क्यों ना हो। यदि उसने वास्तु के नियमों को फॉलो नहीं किया तो वह लाइफ में संघर्ष कर सकता है। तो वास्तु पुरुष की एक पूरी कहानी है। वास्तु पुरुष हुए थे जो भगवान शिव के पसीने की बूंदों से बने थे। उनका निर्माण पसीने की बूंदों से हुआ था। तो उन्होंने एक युद्ध में भगवान शिव की, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की जान बचाई थी। तो भगवान शिव ने वरदान स्वरूप, वो एक इंसान बन गए थे, उनमें जान डाल दी थी। और बाकी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया था। और पूरे ब्रह्मांड के 45 देवता, 45 कोटि देवता, 45 कोटि देवता का मतलब क्या हुआ कि हम जिसे हम कहते हैं 33 करोड़, एक्चुअल में वो 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है। 33 कोटि देवता और 12 कोटि दानव, जो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर राज करते हैं, जिसमें 12 कोटि दानव हैं और 33 कोटि देवी देवता हैं। तो इनको दोनों को मिलाकर हुए 45। तो ये 45 के 45 देवी देवताओं को वास्तु पुरुष को संभालने के लिए आना पड़ा था। तब जब उन्हें मालूम चला कि भगवान शिव जी तो सो रहे हैं और वास्तु पुरुष जी को इन्होंने 45 देवी देवताओं ने इन्हें बंधक बना लिया था। तो इसे इन्होंने इसलिए वास्तु पुरुष को वरदान दिया था ताकि भगवान शिव जी नाराज ना हो। तो इन्होंने बोला था कि जब भी घर में किसी भी जातक की छत का निर्माण हो जाएगा तो वहाँ पे वास्तु पुरुष का निर्माण अपने आप हो जाएगा। और जातक अपने घर का निर्माण यदि वास्तु के हिसाब से बनाता है, वास्तु के हिसाब से करता है, तो वह जीवन अत्यंत सुखी जीवन यापन करता है और अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल आचार्य, तो आपने बताया कि वास्तु क्या होता है, लेकिन कई बार हमारे जहन में एक सवाल भी हो आता है, क्या ज्योतिष और वास्तु एक ही है या अलग अलग है? जी, ज्योतिष और वास्तु एक ही है। ज्योतिष से ही वास्तु बना है और वास्तु से ही ज्योतिष बना है। आप इस बात को समझिए, ये ब्रांचेस तो दो अलग अलग हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ज्योतिष और वास्तु को कॉम्बिनेशन करके, अभी मैंने जैसा अक्सर आपने मेरे एडवर्टाइजमेंट में, अक्सर मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं जो वास्तु करता हूँ वो जन्म तिथि से करता हूँ। जन्म तिथि, और बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी आपके घर पे परेशानी के मैं ये वास्तु करता हूँ। वास्तु जन्म तिथि से, हर आदमी का, जिस प्रकार से हर आदमी की जन्म तिथि अलग अलग होती है, इसी प्रकार से हर आदमी का वास्तु भी अलग अलग होता है। ठीक है, वैसे तो वास्तु के कॉमन जो बेसिक सिद्धांत हैं वह सबके लिए इक्वल लागू होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन हो सकती है, नॉर्थ वेस्ट में किचन हो सकती है, जो माली का कमरा है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। लोग इतना ही जानते हैं, जबकि मैं बताता हूँ ये वास्तु नहीं है, ये वास्तु का बहुत छोटा रूप है। आज जो वास्तु है इसके अंदर आपने 4 दिशाएं सुनी होंगी, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। 4 दिशाओं के बाद 4 विदेशें होती हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इन 4 दिशाओं को और 4 दिशाओं को मिलाने के बाद 16 जोन निकाले जाते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिग्री का निर्धारण कि वास्तु में आप होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ये मान लेते हैं कि हमने जहाँ से सूरज अपना उगरा है, सूरज है, वह हमारी पूर्व दिशा है। वह पूर्व दिशा हो सकती है, लेकिन उसकी डिग्री कितनी है यह इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब 360 डिग्री को हम 16 में डिवाइड करते हैं
तो 22.5 डिग्री का एक जोन बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं होता है। तो यदि गलती से भी आपने उसको 20 डिग्री 22 डिग्री इधर उधर कर दिया, तो घर के सभी 16 जोन आपके चेंजेस हो जाएंगे। इन 16 जोनों में 13 जोन तो देवी देवताओं को दिए गए हैं, और 3 जोन मैंने आपको बताया ना कि 12 राक्षस भी हैं, 12 दानव भी हैं, तो दानव गुरु दानवों को भी दिए गए हैं। और यदि कम गलती से भी आपका कमरा या आपका तिजोरी या आपकी एंट्री उन दानवों के जोन से हो गई, या दानवों के जोन में आप रहने लग गए, तो दानवों का नेचर क्या है? नशे की प्रवृत्ति में डालना, गलत आदतों में डालना, आपके पैसे को गलत चीजों में लेके जाना, पैसा घर पे सेविंग नहीं होना, घर पे रोज घर में सुख शांति नहीं रहना, घर में एक दूसरे को झगड़ा हो जाना। तो इस तरीके की चीजें भी अक्सर हमने घरों में देखी हैं। आ रहे हैं कि वास्तु ज्योतिष हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, उनका उद्देश्य ही हमारे जीवन को अच्छा बनाना होता है। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि वास्तु का फॉलो भारत से ज्यादा, भारत की ही पुस्तकें, भारत के ही शास्त्र, भारत के ही ग्रंथ पढ़कर विदेश कर रहे हैं। विदेशों में वास्तु को इतना अच्छे से फॉलो किया जा रहा है जितना अच्छे से हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा का पूरा सिंगापुर कंट्री वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। चाइना में इंडिया से ज्यादा वास्तु को फॉलो किया जाता है, जापान में इंडिया से ज्यादा चाइना को फॉलो किया जाता है, दुबई में वास्तु को बहुत अच्छा फॉलो किया जाता है, हांगकांग जो एयरपोर्ट है या हांगकांग सिटी है वो भी वास्तु के हिसाब से बनी हुई है। आप इन सब चीजों को गूगल में चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप इसे बात कर सकते हैं। आप इन सब चीजों को गूगल में चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे पुराने जमाने में जितने भी राजा महाराजा होते थे, उनके जो नगर होते थे वो भी वास्तु के हिसाब से बनाए जाते थे, कि ताकि वहाँ का जो राजा है उसका नेम एंड फेम बहुत ज्यादा हो, उसकी प्रजा उसका सम्मान करे, सम्मान जब भी वो युद्ध में जाए तो उसको विजय प्राप्त हो। तो ये वास्तु आज की बातें नहीं है। हम बीच में जब भी कुछ मुस्लिम राजाओं के द्वारा हमें दबा लिया गया या अंग्रेजों ने दबा लिया गया, तो ये चीजें थोड़ी सी खत्म हो गई, ये ग्रंथ हमारे विदेशों में चले गए। तो आज आप मान देखेंगे कि हमारे इंडिया के लोग ही बाहर के गोरे वास्तु को और ज्योतिष को पढ़ा रहे हैं और हम लोग इनसे पढ़ रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि हम पढ़ाएं और वो हमसे पढ़े। तो ये जब मैंने भी आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी वास्तु की जो टेक्निक्स हैं, नई नई टेक्निक्स हैं, वो यूएसए से, जापान से, इंडोनेशिया से, जो इंडिया में कोई सिखा ही नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि होना तो ये चाहिए था कि हम उनको सिखाएं, लेकिन हो ये रहा है कि वो हमें सिखा रहे हैं। तो ज्योतिष और वास्तु का आपकी लाइफ पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल आचार्य जी, प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में संबंध क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने कि ज्योतिष और वास्तु में आपस में संबंध क्या होता है। मैं बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में हमारे पास 12 हाउसेस होते हैं। हर हाउसेस में एक राशि बैठी होती है और हर एक राशि को एक दिशा दी गई है, जिसमें मैं एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि 1 नंबर राशि जो मेष राशि की है उसको ईस्ट दिशा दी गई है। 2 नंबर राशि जो कि वृषभ राशि है, जो कि शुक्र की राशि है, जहाँ पे मून चंद्रमा उच्च का होता है, उसे नॉर्थ वेस्ट दिशा दी गई है। 3 नंबर राशि जो कि बुध की राशि है, मिथुन राशि है, लेकिन वहाँ मंगल उच्च का होता है, वहाँ पे उस दिशा को पराक्रम, जैसे आपको कोई भी काम करना है, आपको लगता है कि आपका नाम बहुत जल्दी दुनिया में फैल जाए, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, उन रिलेशन को अच्छा किया जाए, या आपके किसी के साथ में रिलेशन, मतलब आपके कहने का मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जातक को लगता है कि मेरे इस व्यक्ति के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए, तो यदि उन दोनों की फोटो वहाँ पे लगा दी जाए, तो उस देवता का काम ही यही है कि उन दोनों को आपस में मिलाना, उन दोनों के आपस में रिलेशन को और क्लोज करना। ये आज की जो पॉलिटिकल सिनेरियो के माध्यम से भी देखा जा सकता है। जो 4 नंबर राशि है उसको हम एन ई कहते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसको कर्क राशि कहते हैं। 5 नंबर राशि सूर्य की है, जिसको फिर हम ईस्ट से देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर राशि को एक दिशा दी गई है और वह दिशा वास्तु आपके घरों में एप्लीकेबल होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो वास्तु है वो जन्म तिथि से होता है। जन्म तिथि से इसलिए होता है क्योंकि हर आदमी के लगन में 1 नंबर राशि तो नहीं होती है, वो राशि चेंज हो सकती है। किसी का 2 नंबर लगन होगा, किसी का 3 नंबर का होगा, किसी का 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से 12 राशियां होती हैं, 12 लगन होते हैं, और उन लगन के हिसाब से ही आपका जन्म तिथि, आपका जो वास्तु है वो निर्धारित होता है। वो कैसे होता है, मैं तो एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए पूजा जी, आपका एक सपना है कि मुझे ये चाहिए,
क्या आपको मालूम है कि वास्तु में भी एक डिजायर फुलफिलमेंट जोन होता है? एक ऐसे देवता होते हैं जिनका काम ही यही है कि वो आपकी इच्छा को पूरा पूरा करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे घर के वास्तु में एक ऐसा जोन, एक ऐसी दिशा होती है कि वहाँ पे हम अपना ड्रीम, हम अपना एक विजन बोर्ड और वहाँ पे बैठ के हम अपना विजुअलाइजेशन करें तो वो देवता हमें अपने वो सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। आपको लगता है कि मेरे को एक नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, मेरे को नए कस्टमर्स चाहिए, मेरे शोरूम है उसमें कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो नॉर्थ दिशा हमारी नई अपॉर्चुनिटी के लिए, नए कस्टमर्स के लिए उत्तरदायी है। यदि वहाँ पे वास्तु दोष होगा, वहाँ पे लाल रंग होगा, यदि वहाँ पे टॉयलेट होगा, तो हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों में परेशानियों का सामना करना पड़े। इसी प्रकार से साउथ ईस्ट दिशा, जो लिक्विड की दिशा है, जो कैश की दिशा है, जो कैश फ्लो बढ़ाने की दिशा है, साउथ ईस्ट दिशा जिसे हम आग्नेय कोण भी कहते हैं, यदि वह साफ सुथरा होगा और वह वास्तु के अकॉर्डिंग बना होगा और वहाँ पे नीला रंग, काला रंग नहीं होगा, तो आपके पास कैश का फ्लो हमेशा चलता रहेगा। और यदि वहाँ पे वास्तु दोष होगा तो अक्सर हमने देखा गया है कि ऐसे जातकों के पैसे या तो कोई लेकर भाग जाता है, या पैसे फंस जाते हैं, या पैसे आते तो हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। पैसे कहीं अनप्लान्ड जगह पे या हेल्थ इश्यूज पे भी लग जाते हैं। इसी प्रकार से साउथ दिशा, जैसे किसी को नींद की समस्या हो रही है, किसी का साहस नहीं बन पा रहा है, किसी का कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, तो किसी से अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, अच्छे से अपनी बात को रख नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी साउथ दिशा में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। तो ये सब जन्म तिथि से देखा जाता है। यदि मान लो किसी का मंगल कमजोर है, यदि किसी का मंगल नीच का है, तो असल हमने देखा गया है कि उसने अपने घर में नॉर्थ दिशा में लाल रंग को कर लिया होगा या नॉर्थ ईस्ट दिशा में लाल रंग को कर लिया होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने मुझे बोला कि ना वास्तु का एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है। आपको जानकर हैरानी होगी, 10 नंबर हाउस होता है वहाँ पे मंगल उच्च का होता है, और जो 4 नंबर हाउस है वो वहाँ पे मंगल नीच का होता है। और हम अक्सर अपने घरों में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, हम मंदिर बना भी सकते हैं, वहाँ पे पूजा कर भी सकते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा जितने भी मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनते हैं वहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा लाल कलर को लगा देते हैं, बड़ी बड़ी माता की चुन्नी या बड़ी बड़ी पर्दे, लाल कलर का मैट, ये सब कुछ। यदि आपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा लाल कलर को स्थापित कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने वहाँ पे मंगल नीच का कर दिया, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट की जगह है और आपने वहाँ फायर एलिमेंट को स्थापित कर दिया। आपकी कुंडली में, आपके होरोस्कोप में मंगल अच्छा हो तो अभी अब आपको मंगल का अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिससे आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं हो पा रही है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा आपके साधना टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से, कि घर के अंदर कोई भी मूर्ति है उसका जो साइज है वो 7 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां घरों में स्थापित कर लेते हैं। यदि 7 इंच से मूर्ति कोई भी आप घर पे स्थापित करते हो तो फिर उसकी पूजा, उसकी जो साधना है वैसे ही करनी पड़ती है जैसे एक व्यक्ति की होती है। उसको भी आपको रोज नहलाना पड़ेगा, रोज खाना खिलाना पड़ेगा, रोज उसके लिए बैठ जाना पड़ेगा, सुलाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि आपने 7 इंच से ऊंची मूर्ति घर पे रखी है तो आपको उसको एक इंसान की तरह, एक देवता की तरह मानना पड़ेगा और उसकी भी वैसे ही केयर करनी पड़ेगी जैसे मंदिरों में देवताओं की पूजा, देवताओं की केयर होती है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने वास्तु और ज्योतिष के संबंध के बारे में भी बताया, साथ ही आपने किस प्रकार लगा सकते हैं कि घरों में वास्तु का दोष होता है इसके बारे में भी बताया, यहाँ तक कि उपाय भी बताया आपने। तो आचार्य जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वास्तु के भी नियम होते होंगे, अगर नियम है तो नियम कौन कौन से होते हैं, क्या नियम वास्तु के होते हैं? जी जी पूजा जी, वास्तु के भी कुछ नियम होते हैं। वास्तु एलिमेंट्स के ऊपर बेस होता है, वास्तु देवताओं के ऊपर बेस होता है। अब जैसे मानो जो हमारा बॉडी है, जो हमारा ब्रह्मांड है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। 5 एलिमेंट कौन कौन से? सबसे पहले वाटर एलिमेंट। हमारी जो पृथ्वी है उसमें 70 से 80% हमारा वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट के बाद वुड एलिमेंट, जिसे हम वायु एलिमेंट भी कहते हैं। उसके बाद फायर एलिमेंट, उसके बाद अर्थ एलिमेंट, उसके बाद आकाश एलिमेंट, जिसे हम ये 5 एलिमेंट हैं जिसे हमारी बॉडी बनी है। इसको मैं अपने शरीर से बताना चाहूंगा। जो हमारा वाटर एलिमेंट है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना, जो ब्लड लिक्विड रूप में चल रहा है, वो हमारा वाटर एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं, स्केलेटन है, वो अर्थ एलिमेंट है। आकाश एलिमेंट जो हमारा पेट का हिस्सा है, जो हमारे स्टमक का हिस्सा है, वो अर्थ एलिमेंट है। एयर एलिमेंट जो हमारे हम सांस ले रहे हैं, जो भी हम आपस में ये सांस ले रहे हैं, वो हमारा एयर एलिमेंट है। और फायर एलिमेंट जो भी खाने को पचाने का काम करता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारा
अग्नि फायर एलिमेंट है। तो इसी प्रकार से पांचों के पांचों एलिमेंट हो गए और यही 5 एलिमेंट्स हमारे घर में काम करते हैं। इन पांचों एलिमेंट्स को पूरे ब्रह्मांड में भी ये 5 एलिमेंट्स हैं। आप कोई भी घर बनाते हैं, कोई भी कुछ भी काम कर लें, हम दोनों आप आपस में टीवी पे काम बात करें तो यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हम दोनों अब हम कैसे कनेक्ट हुए हैं, एयर से। हम बैठे कैसे हैं, पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो यही ना कहीं ये 5 एलिमेंट्स हमें भी प्रभावित कर रहे हैं। और जब भी कभी आदमी की बॉडी में कोई ना कोई रोग आता है तो कहीं ना कहीं 5 एलिमेंट्स आपस में डिस्टर्ब होते हैं, तभी आता है। कभी भूकंप आता है या कभी कुछ बड़ा पृथ्वी पे त्रासदी आती है तो भी कहीं ना कहीं पृथ्वी का या ब्रह्मांड का एलिमेंट बिगड़ता है, तब जाके आता है। उसी प्रकार से घर में वास्तु के भी एलिमेंट्स हैं और उसके एलिमेंट्स के नियम हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट आपस में दुश्मन हैं। इन ये एलिमेंट भी आपस में दुश्मन भी हैं और आपस में मित्र भी हैं। यदि फायर एलिमेंट में आपने वाटर एलिमेंट को स्थापित कर दिया या वाटर एलिमेंट में आपने फायर एलिमेंट को स्थापित कर दिया तो आपके घर का वास्तु खराब हो जाएगा और आपको घर के अंदर वाटर से संबंधित या फायर से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर की फीमेल्स को हेल्थ इशू आ सकते हैं। इसी प्रकार से जो वाटर एलिमेंट्स हैं उसका जो आकाश एलिमेंट है वो उसका पेरेंट एलिमेंट है और जो उसका वायु एलिमेंट है वो चाइल्ड एलिमेंट है। तो ये बहुत बड़ा साइंस है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, मतलब जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपके लाइफ में प्रोकास्टिनेशन, मतलब आप कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं, आपको हर चीज में आलस हो रहा है, आप चीजों को डिले करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट ज्यादा बढ़ गया है और फायर एलिमेंट कम हो गया है। या उसी प्रकार से घरों में भी ऐसा ही होता है कि जैसे आजकल के बच्चे देखो आप, उनके अंदर बहुत ज्यादा आलसपन आ रहा है, वो काम को करने में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो हर चीजों को डिले करते जा रहे हैं, टालम टोल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनमें बच्चों में वो गुण नहीं है जो पूजा जी आप में है। आप आज देखिए कि आज सुबह 8 बजे घर से निकल के 8:30 बजे यहाँ पे आ रही हैं या मेरे साथ प्रोग्राम कर रही हैं। आजकल के बच्चों को बोला जाए तो वो सो रहे हैं, अभी तक 9 बजे तक वो सो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आजकल के बच्चों के अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है और सॉरी वाटर एलिमेंट ज्यादा है और फायर एलिमेंट कम है। यदि उन बच्चों को वाटर फायर एलिमेंट की जगह पर बिठा दिया जाए, उनके हमारे घर में फायर एलिमेंट की जगह पर बिठाने से ही वो बच्चे में आलस दूर हो जाएगा और बच्चों में काम करने की प्रवृत्ति जाग जाएगी। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 एलिमेंट्स हैं, ये नियम हैं वास्तु के और इनको घर में फॉलो किया जाता है। और जो हर एलिमेंट्स है उसकी एक आकृति है, उसकी एक शेप है, उसका एक कलर है, उसके अलग अलग देवता हैं और उनको आपके घरों में उसी प्रकार से स्थापित भी किया जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसके बारे में हमें समझाया, दर्शकों को बताया है। जैसे वास्तु के नियम आपने हमें बताए, दोष के बारे में बताया। लक्षण की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि कोई नया घर लेता है तो उसे कई प्रकार की परेशानियां होने लग जाती है, क्योंकि हो सकता है उसने वास्तु पहले ना दिखवाया हो, ना अपने घर में पहले किसी एस्ट्रोलॉजर को बुला करके इन सब चीजों का ज्ञान लिया हो, लेकिन उसे प्रॉब्लम्स जब होने लगती है तो वो समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है असल में हमारे साथ, ये सब हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। तो लक्षण का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वास्तु के लक्षण है, वास्तु दोष हमारे घर में लगा हुआ है तो ये इसके लक्षण बने हुए हैं। देखिए, वास्तु अपना जो प्रभाव है आपके घर में एंट्री करने से 90 दिनों के अंदर अंदर दिखाना शुरू कर देता है। यदि किसी को लगता है कि वो घर के एंट्री में करते ही 90 दिनों के अंदर या 90 दिनों से 120 दिनों के अंदर उसे परेशानियां आ रही है, तो इसका मतलब उस घर में वास्तु दोष का होना प्राथमिक रूप से ये देखा गया कि वास्तु दोष है। और 90 से 120 दिनों के अंदर वहाँ पे कुछ ज्यादा परेशानियां या ज्यादा समस्या नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी लाइफ में वास्तु दोष का प्रभाव कम हो सकता है या उसके होरोस्कोप का प्रभाव हो सकता है या कोई और नंबर्स का भी उसके लाइफ में प्रभाव हो सकता है। मतलब जैसे ही आप घर में एंटर करेंगे तो 90 से 120 दिनों के अंदर अंदर आपको मालूम चल जाता है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे आपके माध्यम से साधारण न्यूज के माध्यम से और बताना चाहूंगा कि आपने वास्तु के अंदर गर्भ विन्यास के बारे में सुना है? मोस्टली लोगों ने गर्भ विन्यास के बारे में नहीं सुना होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार बच्चे का जन्म होता है वो 9 महीने माँ के पेट रहता है, तो उस बच्चे का संबंध माँ के पेट से एक नाड़ी के द्वारा होता है, जिसका पूरा भोजन बच्चे के को पहुंचता है। उसी प्रकार से जब आप भवन निर्माण करने जा रहे हैं तो आपको भवन निर्माण का संबंध आपकी जो लैंड है, आपकी जो भूमि है, उससे बनाया जाता है, जिसे भूमि विन्यास कहते हैं, जिसे भूमि प्रन्यास कहते हैं। यह संबंध क्यों बनाया जाता है? यह इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब आपने एक भूमि का टुकड़ा लिया, वहां मालूम तो नहीं है ना कि
पहले कोई आपने देखा हो खाली जगह पे बहुत सारे लोग टोने टोट के कर जाते हैं, कुछ चीजें दबा के चले जाते हैं, या कोई वहाँ पे पक्षी मरा हो, कोई पशु मरा हो, इनफैक्ट कोई इंसान मरा हो, किसी को मालूम थोड़ा है, या कुछ लोगों ने बैठकर वहाँ पे कुछ किस तरीके की गतिविधियां की हो, तो उस जमीन के अंदर एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जो एनर्जी आपके घर के वास्तु को और आपके घर की एनर्जी को खराब कर सकती है। तो वास्तु प्रन्यास के द्वारा वहाँ की टोटली बैड एनर्जीज को रिमूव करके एक पॉजिटिव एनर्जी को स्थापित किया जाता है और भूमि का संबंध आपके भवन निर्माण से बनाया जाता है, जिससे जो घर की ऊर्जाएं हैं, घर की जो पावर है वो बैलेंस हो जाती है और घर के अंदर हमेशा खुशी का माहौल रहता है और घर के जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो मैं आपको साधारण न्यूज चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि आपके भवन निर्माण करना चाह रहे हैं तो आप भूमि विन्यास या भूमि प्रन्यास जिसे कहते हैं कि वो भी आपको करवाना चाहिए। और वास्तु की प्लानिंग, वास्तु सिर्फ प्लानिंग का नहीं होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ नक्शा बना लेते हैं कि वास्तु के हिसाब से। प्लानिंग के बाद भी जो वास्तु है वो इंटीरियर का भी होता है। सबसे बड़ा जो रोल है वो इंटीरियर वास्तु का है कि कौन सी दिशा में कौन से कलर के पर्दे लगाने चाहिए, कौन सी दिशा में किस तरीके की वॉल क्लॉक लगानी चाहिए। वॉल क्लॉक के अलग अलग साइज आते हैं, राउंड क्लॉक लगानी चाहिए, स्क्वायर लगानी चाहिए, रेक्टेंगल लगानी चाहिए, कौन सी दिशा में किस तरीके के शेप्स होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने नॉर्थ की दिशा में पर्दे तो सही रंग के लगा दिए, लाइट कलर के लगा दिए, लेकिन वहाँ की जो शेप्स हैं वो रेक्टेंगल लगा दी। तो और साउथ की दिशा में आपने पर्दे तो अच्छे कलर के लगा दिए, लेकिन वहाँ पे जो शेप्स हैं वो स्क्वायर लगा दी। तो ये देखना जाना चाहिए कि किस तरीके के पर्दे होने चाहिए, किस तरीके की शेप्स होनी चाहिए, टाइलें का किस तरीके का होना चाहिए। आपके आर्टिफैक्ट्स जो हम घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आर्टिफैक्ट्स हमारे घरों में लगाते हैं, तो वो कहाँ कहाँ लगाने चाहिए। तो यदि हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारा घर का वास्तु भी अच्छा हो जाता है और हम अपने घर के सपनों को, जो घर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए बनाते हैं, तो वो घर हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद भी करता है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बताया जैसा कि बिल्कुल सही कहा कि हमें इस लक्षण से पता चल सकता है कि नकारात्मक शक्तियां जब घर में आ जाती है तो हम समझ सकते हैं कि वास्तु दोष जो है हमारे घर में आ गया है। और यानी कि आपने ये भी बताया कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कौन सी दिशा में होनी चाहिए, जिससे हमारे घर में खुशियां रहे, परिवार में उन्नति हो, सारी मतलब खुशियां बरकरार रहे। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। साथ ही आचार्य जी कई बार ये भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति के किसी भी वस्तु के साथ उसका भाग्य जुड़ा होता है। ये बहुत जगह हमने देखा है। लेकिन आजकल की जनरेशन की बात करें तो दोस्त होते हैं, भाई बहन होते हैं, या परिवार में किसी को भी ले लीजिए, उन्हें मतलब कि वस्तुएं एक दूसरे को देने का पसंद होता है। जैसे किसी की कोई भी वस्तु हमें पसंद आ गई, फिर वो चाहे कपड़े ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमें पसंद आ रही हो, तो हम दूसरे की वस्तु को पहन रहे हैं, उसकी वस्तु को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए ठीक होता है, नहीं होता है, क्योंकि किसी एक वस्तु को भाग्य से भी जोड़ा जाता है व्यक्ति की, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है व्यक्ति के जीवन में। जी, आप बिल्कुल सही कह रहा। आज आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया कि हमें किस चीजों का आपने बोला कि देनी चाहिए या कौन सी चीजें नहीं देनी चाहिए, कौन सी चीजें आपके भाग्य के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग परफ्यूम गिफ्ट कर देते हैं और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो परफ्यूम जो है वो शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ चीज है, क्योंकि शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह आपको लग्जरी देता है, शुक्र ग्रह आपको पैसा देता है, शुक्र ग्रह आपको नेम एंड फेम देता है, शुक्र ग्रह वो आपको सब कुछ देता है जो आपको चाहिए। तो इसलिए लोग अक्सर बोलते हैं कि आपको परफ्यूम या इतर गिफ्ट नहीं करना चाहिए। जो कपड़े हैं, जो हमारे क्लोथिस हैं, ये भी कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से जुड़े हुए हैं। अक्सर आपने पुराने जमाने में घर की महिलाओं को देखा होगा कि वो कपड़े देकर बर्तन ले लेती हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो अपना शुक्र देकर शनि ले रही हैं, मतलब खुशियां देकर दुख ले रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कपड़े देकर शनि ले लें। शनि, और ना ही किसी को अपने कपड़े फ्री में गिफ्ट करने चाहिए। यदि वो किसी आपको लगता है कि आपके कपड़े आप अच्छे नहीं रहे हैं, आप पहनने लायक नहीं रहे हैं, तो आप किसी से 10 रुपए ले लीजिए, आप वो 10 रुपए लेकर कपड़ों को दीजिए। कपड़े कभी भी फ्री में नहीं देना चाहिए। अब मैं इतर की या शुक्र की बात करूं तो यह देखा जाएगा कि आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का है या शुक्र नीच का। यदि आपके हॉरोस्कोप में शुक्र नीच का है तो आप किसी को परफ्यूम गिफ्ट कर सकती हैं, इतर गिफ्ट कर सकती हैं। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का है तो आपको ये इतर या परफ्यूम आपको शुक्र गिफ्ट नहीं करना चाहिए। आप घड़ी की बात कर देते हैं, लोग अक्सर क्या करते हैं कि घड़ी गिफ्ट कर देते हैं। घड़ी क्या हमारे समय को बताती है। देखिए वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा घड़ी के में उलझने वाली कोई बात नहीं है,
लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि आपके हॉरोस्कोप में क्या चीज ऐसी है जिस चीज की आप गिफ्ट कर सकते हैं। जो चीजें आपके घर कुंडली में नीच की बैठी हैं, अच्छे आपको फल नहीं दे रही हैं, तो आपको उन ग्रहों की वस्तुओं को दान में या गिफ्ट में करना चाहिए। और जो चीजें आपको बहुत अच्छी बैठी हैं, उनकी चीजों को गिफ्ट या दान में नहीं करना चाहिए। अब भाग्य ऐसे बात नहीं है। भाग्य की यदि आपका 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हो या 11th हाउस का बैठा हो, तो ऐसे जातकों को बोला जाता है कि तुरंत शादी करवा लो। जैसे आप शादी कराओगे तो आपका भाग्य खुल जाएगा। इसी प्रकार से 4th हाउस का लॉर्ड यदि 9th हाउस में बैठा हो, 11th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे जातकों को बोला जाता है कि आप एक गाड़ी ले लो, चाहे बाइक ही ले लो। बाइक लेते ही आपका भाग्य खुल जाएगा, क्योंकि 4th हाउस का मालिक 9th हाउस में या फिर 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से या फिर ऐसा कहे कि 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में या फिर 9th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे जातकों को बोला जाता है कि एक दोस्त बनाओ। मतलब कि एक ऐसा संबंध बनाओ, चाहे आप मेल हैं तो फीमेल बनाओ, फीमेल है तो मेल बनाओ, मतलब अपोजिट सेक्स का एक आप अपने लाइफ में एक मित्र बनाओ। और तो ये आपका भाग्य खुल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये आपकी कुंडली में योग होते हैं। किसी का छोटा भाई बहन है, छोटे भाई बहन का जो हाउस है वो 3rd हाउस है। कि 3rd हाउस का संबंध 9 हाउस से या 11th हाउस से बनता है, तो ऐसे जातक को अपने छोटे भाई बहन से संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए। जैसे ही वो छोटे भाई बहन से संबंध बिगाड़ेगा तो उसका जो भाग्य है वो खराब हो जाएगा। और 11th हाउस बड़े भाई बहन का है, यदि उसका संबंध भी 11th हाउस 9th हाउस से बनता है, तो उसको अपने बड़े भाई बहन से संबंध नहीं खराब करने चाहिए। तो इस प्रकार से सभी यदि मेरे कहने का मतलब है कि भाग्य से संबंध यदि किसी भी ग्रह का या किसी भी भाव का बनता है, तो उस भाव से संबंधित चीजों को आपसे संबंध नहीं खराब करने चाहिए, और ना ही आपको उस ग्रह से संबंध या उस ग्रह की चीजों को आगे गिफ्ट में करना चाहिए, देना चाहिए। मुझे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि आजकल जो है ना देखा जाता है महिलाएं क्या करती है, किसी भी शादी पार्टियों में जाती है तो एक दूसरे की साड़ी एक्सचेंज करके पहन लेती है, बोलती है कि ये साड़ी मुझे ज्यादा पसंद है, पहन पहन लेना। और जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं अपने साड़ियां दे करके बर्तन वगैरह खरीदती है, तो ये अधिकांश देखा ही जाता है, बहुत ज्यादा लोगों में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। आज के विषय पर आचार्य जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम एक नए विषय पर बात करेंगे और दर्शकों को जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।